नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बैक टू एजुकेशन पर। मैं ललित राजपूत। तो प्यारे साथियों, जैसे कि हमने चीजों का आगाज कर रखा है, उन्हीं चीजों को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो फिजिक्स की अगली क्लासेस है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी है, आज हमारी तीसरी क्लासेस होने वाली है। ठीक है जी, तो चीजों की शुरुआत करता हूं और जल्दी जल्दी हम लोग चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम जो है हमारा बहुत ही ज्यादा नजदीक है। उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे बच्चे, आज जो हम लोग चीजों की शुरुआत करने वाले हैं वो अगली क्लासेस, जिसके बारे में आप लोग आज बहुत ज्यादा चीजों के बारे में जानोगे। और सबसे पहली बात क्या जानना हमने जाना है इक्वेशन ऑफ द मोशन। अगर मैं इक्वेशन मोशन की, अगर मैं इक्वेशन की बातें करूं तो आप लोग जानते हैं कि इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी थी ना, वो किसने दी थी? वो दी थी गैलीलियो ने। तो सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? तो गैलीलियो ने बताया। तो 3 इक्वेशन हमारे सामने है। सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस में 80, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमारे पास में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये दूसरी इक्वेशन है। तीसरी हमारे पास में क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब हमने कहा कि सरकार ये तीनों की तीनों चीजों के अंदर ये a u v क्या है आपके पास में? तो बता देना मेरे बच्चे। अगर हम लोग बातें करें, अगर मैं u की बातें करूं तो u हमारे पास में क्या है? तो इसे हम लोग कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। अरे हाँ या ना? इनिशियल का मतलब प्रारंभिक और वेलोसिटी का मतलब हम लोग यहां पे क्या कह देंगे? वेग। तो हमने कहा फिर v क्या होगा? तो v यहां पे देखा जाए तो आप लोग बता देना, इसे कहा जाता है फाइनल वेलोसिटी। और क्या दे रखा हमारे पास में? हमने कहा कि यहां पे s भी दे रखा है, तो s हो जाएगा कवर्ड डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस। ओके, और a हमारे पास में क्या होगा? तो a को हम कहेंगे एक्सेलरेशन, या फिर इसे कहेंगे एक्सेलरेशन, या फिर हम लोग इसे नाम देंगे त्वरण। ठीक है सी। और जबकि t की बातें की जाए तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास में? तो इसका मतलब होगा टाइम, या फिर आप लोगों से क्या कहा जाएगा? समय। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। सबसे पहली बात तो या तो आप लोगों से डायरेक्टली इक्वेशन ही पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी इक्वेशन सही है। तो आप लोग बताओगे या तो हमारे पास में क्या होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस में 80 हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन हो सकती है। या फिर हमारे पास में आप कहेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इन तीनों में से या तो आप लोगों से ये चीजें पूछेगा। अदरवाइज अगर बाई चांस न्यूमेरिकल बनता है, अगर कोई भी न्यूमेरिकल बनता है तो न्यूमेरिकल बनेगा ना, तो आपके पास में जैसे कि यहां पे अपने पास देखा जाए ना, तो वेरिएबल कितने आपके पास में? ये तो वेलोसिटी है, अरे हाँ या ना? और ये हमारे पास में एक्सेलरेशन, और ये यहां पे टाइम होगा आपके पास में। या तो आप लोगों से क्या देगा? ये हमारी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी दे देगा हमें और समय दे देगा। तो क्या निकालना होगा? एक्सेलरेशन। मतलब ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल यहां से नहीं बनते हैं। बातें समझ रहे हैं? तो आप लोगों का यहां पे क्या काम रहेगा कि तीनों के तीनों इक्वेशन आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों के बारे में देखते हैं। और आगे हमने देखना है किसके बारे में? तो जिसे हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम के बारे में। अब गति के नियम को समझने से पहले मैंने एक छोटा सा वर्ड लिख रखा है जिसे कहा जाता है इनर्शिया। और इनर्शिया क्या होता है जानते होंगे? नहीं जानते तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। इसे को कहा जाता है अपने पास में जड़त्व। जड़त्व किसे कहा जाता है? अब ये भी चीजें समझ लेते हैं। अब जड़त्व वाला प्रोग्राम भी देख लेते हैं। इनर्शिया मतलब जड़त्व। अब एक चीज समझना अपने पास है। मान के चलो कि ये बोर्ड अभी लगा हुआ है। अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर है ना धक्का मारने की कोशिश करूं, मतलब मैं धक्का मारूं और ये बोर्ड मेरे से हिले ही नहीं। अब हिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये बोर्ड क्या कर रहा था? मेरे द्वारा जो फोर्स लगाया गया है ना, उस बल को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास में जड़त्व होगा, आपके पास में जो इनर्शिया होगा ये करना क्या चाहता है? जड़त्व क्या करता है? जो हमने बल लगाया ना, उस बल को क्या करेगा? तो मेरे भाई इसको करता है, अपोज करता है। ठीक है, अपोज का मतलब ये क्या करेगा? तो विरोध करेगा। क्या करना चाहता है? ये विरोध करना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ जड़त्व क्या हुआ? तो जड़त्व क्या हो गया कि हमारे द्वारा जो भी इसके ऊपर प्रयास किए गए, प्रयत्न किए गए, उन सभी प्रयास और प्रयत्न को ये क्या करना चाहता है? तो विरोध करना चाहता है। तो मैंने कहा कि जब भी मैं इनर्शिया की बातें करूं, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया की बातें करूं, तो ये कितने प्रकार का होता है? तो प्यारे साथियों, आप लोग इनर्शिया को बांटते 3 भागों में। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? या तो आप कहोगे हमारे पास सबसे पहली बात, या तो आप कहोगे ये हमारे पास में रेस्ट में होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल सकते हैं। या फिर आप कहोगे इनर्शिया ऑफ मोशन, या फिर इनर्शिया ऑफ क्या कहोगे?
डायरेक्शन। ठीक है जी, इसे हम लोग क्या कहेंगे अपने पास में, ये हमारे पास में विराम अवस्था किसकी, जड़त्व की, ये गति वाली अवस्था किसकी, जड़त्व की, और ये दिशा वाली अवस्था किसकी मेरे भाई, जड़त्व की आपके पास। अब यहां से आप लोगों से डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला, अब पूछने वाली चीजें क्या है उसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे। अच्छा एक चीज और भी बता देता हूं, मैंने कहा कि ये हमारे पास में चीजों को अपोज करता है, तो अपोज करेगा तो ये डिपेंड किस पे रहता है, तो बता देना ये डिपेंड किस पे रहेगा, मास पे रहता है, मतलब ये किस पे रहेगा, द्रव्यमान पर। भाई सीधी सी बात ये भी तो समझो ना, जिसका वेट मतलब मास अगर ज्यादा होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर ज्यादा होगा तो वो उसे अपोज भी क्या करेगा, ज्यादा ही करेगा। क्या इतनी बातें समझ में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, अब मैंने कहा कि देखो अगर रेस्ट वाले यहां पे है ना, आप लोग एग्जांपल सबसे ज्यादा आप लोगों से पूछे जाते हैं और एग्जांपलों के आधारित हम लोग बातें करेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपके पास में, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपके पास। अब देखो मैंने कहा कि मान लेते हैं हमारे पास में रेस्ट वाली चीजों को ही देख लेते हैं। सबसे पहली बात हमने कहा कि जी ये हमारे पास में एक बस थी और बस के अंदर ये हमारा ड्राइवर साहब है। ठीक है जी, और आप लोग यहां पे कोई भी एक सीट है और ये वाली सीट बना दी हमने और आप यहां पे क्या थे, विराजमान हो। थोड़ा सा आदमी ढंग से बना लेना आप लोग तो। ठीक है जी, अब आप लोग किस में थे, तो मेरे बच्चे आप लोग कहोगे कि हमारे पास में हम लोग किस में है जी, रेस्ट में। बातें समझ आई। अब आप लोग रेस्ट में हैं, तो जैसे ही इसके अंदर क्या हुआ, जैसे ही इसके अंदर हमने क्या कहा, जैसे ही बस एकदम सडनली चलना शुरू कर दे, मतलब बस के अंदर क्या आ जाए, मोशन। भाई मोशन किस में आया है, तो बस में आया है। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, आप जैसे स्कूटी पे बाइक पे बैठे हो ना और सडनली रेस दे दी जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी मोशन में आ जाएंगे। तो आप लोग रेस्ट में थे ना, तो जब भी हमारे पास में कोई भी व्हीकल की बातें की जाए, अगर वो हमारे पास में क्या करता है, अचानक से चलने लगता है, जब चलेगा तो हम लोग कहां पे जाएंगे, पिछली दिशा में जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेस्ट वाला, क्योंकि हम लोग रेस्ट में थे आपके पास। बातें समझ में आई। अरे हाँ ना, अब चलती हुई अगर बस आपके पास में, मतलब बस चल रही है आपके पास में और चलती हुई बस में क्या लगाते, ब्रेक लगाते, तो हम आगे की तरफ आ जाएंगे। अरे हाँ ना, ये क्या हो जाएगा, तो मेरे बच्चे इसे कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन आपके पास में। बातें डन है, आगे बढ़ जाते हैं। और आगे हमारे पास में है ये वाला डायरेक्शन वाला। जब भी हम लोग बातें दिशा की करें, ठीक है जी, अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि नॉर्मल से अगर बातें की जाए, नॉर्मल से अगर हम लोग यहां पे देखें, मान के चलो कि हमारा ये एक कर्व सा दे रखा है, ये एक रोड है आपके पास, ये रोड है। और इस रोड पे आप लोगों ने कई बार नोटिस ये किया होगा ना कि जैसे कोई साइकिल लेके जाता है तो साइकिल का एक है ना अपना झुकाव हो जाता है। अरे है ना, जब एक साइकिल वाला झुक जाता है ना आपके पास में, जब आप क्या करते हो, आप लोग साइकिल चला रहे थे और जैसे ही आपने टर्न किया, आप लोग जैसे ही घूमे ना तो साइकिल झुक जाती है। जब झुकेगी तो हमारे पास में क्या होगा, इनर्शिया ऑफ क्या बोलेंगे, इससे हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन। इतनी बातें समझ आई। तो सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये याद रखना है, ये सारे का सारा क्या था हमारे पास में, इनर्शिया था, जड़त्व था। तो लॉ ऑफ इनर्शिया देखा जाए तो हमारे पास में कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा। सबसे पहली बात रेस्ट की बात करो, दूसरा हमारे पास है मोशन की बातें करो, और तीसरा मेरे बच्चे आप लोग किसकी बातें करोगे, आप डायरेक्शन की बातें करोगे। क्या इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं? अगर इतनी बातें समझ चुके हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को देख लेते हैं थोड़े से लेवल के साथ में। लीजिए, अब हमारे पास में एक चीज है, एक नाम मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज देखना है कि क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्हीं बातों के आधारित मैं आज आप लोगों के साथ में चीजें साझा करूंगा। तो सबसे पहली बात देखी जाए तो मेरे भाई मैंने वहां पे लिख रखा है क्या, फोर्स। अरे है ना, तो फोर्स के बारे में देखेंगे। फोर्स के बारे में सबसे पहली बार किसने बताया, तो बता देना, उस इंसान का नाम था हमारे पास में क्या, न्यूटन। क्या नाम था, न्यूटन। अब फोर्स क्या होता है, अब देखो कोई भी इंसान आपके पास में, ठीक है, कोई भी इंसान मतलब मान के चलो कि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो आई एम इन द रेस्ट एट राइट नाउ, मैं अभी विराम अवस्था में हूं। तो विराम अवस्था में मैं हूं ना, तो कोई भी आके अगर मेरे ऊपर फोर्स लगाता है, धक्का लगाता है, तो मैं किस में आ जाऊंगा, मोशन में आ जाऊंगा आपके पास में। तो पहली बात ये समझ लेना, आप फोर्स किसे कहोगे। फोर्स पहली बात ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है ना, तो रेस्ट वाले को ये किस में ला सकता है, अपने पास में मोशन में ला सकता है। अरे हाँ है ना। दूसरी बात है कोई भी मोशन में, मतलब कोई भी चीज चलती आ रही थी अपने पास में और जैसे वो चलती आ रही थी ना, मैंने उसको रोक दिया। अब रुकेगी क्यों, क्योंकि उसको रेस्ट में कर दिया, फोर्स लगाई इसलिए तो रुकेगी ना। अरे हाँ है ना। तो मतलब हम लोग चीजों को किस में ला सकते हैं, तो आप कहोगे कि जी सरकार हम लोग ला सकते हैं किसके अंदर, रेस्ट में भी ला सकते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अरे हाँ या ना, बहुत ही बढ़िया, शानदार, उम्दा परफॉर्मेंस।
तो हमने क्या कहा, फोर्स क्या करता है, फोर्स हमारे पास में चीजों को गति में भी ला सकता है, मतलब मोशन में ला सकता है, वो चीजों को रेस्ट कर सकता है, मतलब चीजों को रोक सकता है। और सीधी सी बात, दूसरी बात और भी बता देता हूं आप लोगों को, है ना, मान के चलो कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, डायरेक्शन तो मेरी सीधी है, अरे हाँ है ना, और आप में से किसी बंदे ने सामने से आके क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया, तो मेरी डायरेक्शन बदल जाएगी, अरे हाँ है ना, बिल्कुल बदल जाएगी। तो बल क्या कर सकता है, तो बल हमारे पास में क्या कर सकता है, तो दिशा भी बदल सकता है, मतलब डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। बात समझ में है क्या, वो रेस्ट में भी कर सकता है, मोशन में भी कर सकता है, और क्या बदल सकता है आपके पास में, दिशा को भी बदल सकता है। ये हमारा क्या था, तो ये हमारे पास में क्या होगा, तो मेरे बच्चे इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। या फिर आप ये कह दो कि हमारे पास में किसी भी चीज को पुल करना, किसी भी चीज को पुश करना ही हमारा क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। बातें समझ में आ रही है क्या, बहुत ही रैंडमली क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में कि जो फोर्स है ना, फोर्स की जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन आई कहां से। अब देखो फोर्स की डेफिनेशन के बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चर्चा का विषय भी है हमारे लिए। अब मेन मुद्दे की बात जो है, जहां से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं ना, उनके बारे में एक बार हम लोग चीजों को देख लेते हैं आपके पास। बातें समझ में, अब समझ में आ गई तो चीजों को और भी समझ लेना आपके पास में, ठीक है। अब मैंने कहा कि न्यूटन, अच्छा देखो फोर्स है तो फोर्स के बाद में क्या आएंगे अपने पास में, न्यूटन्स के लॉ लॉ आएंगे, है ना, उनके नियम आएंगे। तो सबसे पहला ही देख लेते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का कौन सा नियम मेरे भाई, प्रथम नियम की हम लोग बातें कर लेते हैं, फर्स्ट नियम की बातें कर लेते हैं, ठीक है जी। अब क्या होता है, तो ये चीजें समझ लेना। सबसे पहली बात, जो गति का प्रथम नियम है ना, ये किससे संबंधित है, तो बता देना ये किस पे डिपेंड करता है, तो आप लोग बता सकते हो ये करता है लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो जड़त्व का नियम। तो आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा नियम है जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो बता देना वो होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मतलब गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब एक चीज को समझो, तो मैंने कहा कि फोर्स की जो एक्चुअल में जो डेफिनेशन आई ना, कि रेस्ट वाले को मोशन, मोशन वाले को रेस्ट में कर सकता है, डायरेक्शन सब कुछ बदल सकता है, तो फोर्स की जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आई कहां से, तो बता देना ये न्यूटन के प्रथम नियम से आई है, पहले नियम से आई है। ये बातें आप लोग सोच लेना और समझ लेना। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चीजों को जरा समझना, आगे की तरफ बता रहा हूं मैं, है ना। अच्छा, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व होता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति जो है ना, अपनी पोजीशन है ना, उसके बदलाव को विरोध करना ही जड़त्व कहलाता है, अरे है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करती है, मतलब विराम अवस्था में है तो वो विराम ही करना चाहेगी, अरे है ना। और दूसरी बात, कोई वस्तु अगर मोशन में है तो वो किस में रहना पसंद करेगी, तो मेरे बच्चे वो मोशन में ही रहना पसंद करती है, अरे हाँ है ना, बिल्कुल अच्छी बात है। तो कहने का मतलब रेस्ट वाली चीजें रेस्ट में ही रहेंगी, अरे हाँ है ना। ये जड़त्व हमें कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है, यस और नो। अगर मैं इसके ऊपर क्या लगा दूं, फोर्स लगा दूं, तो ये चीजें किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, अरे है ना। अब फोर्स मैंने लगाया तो हमारा फोर्स कौन सा हो गया, एक्सटर्नल हो गया, बाह्य बल हो गया, अरे हाँ या ना, बिल्कुल जी। तो मैंने क्या कहा कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी जब मैं बाह्य बल लगा के उसको किस में ना ले आऊं, गति में ना ले आऊं। बातें समझ आए, अरे हाँ या ना। तो रेस्ट वाली चीजें रेस्ट में ही रहेंगी, कब तक रहेंगे, जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी दिशा में परिवर्तन न किया जाए, अपने पास में चेंज न किया जाए। मतलब चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगी, आपके पास में मोशन में आ जाएंगी। इतनी बातें समझ में आ गई, अरे हाँ ना। आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। अब देखो दूसरी बातें भी समझ लो। हमने कहा और क्या होगा, तो अगर कोई भी वस्तु अगर मोशन में है, मतलब अगर वो गति में है, कोई भी वस्तु किस में है, गति में है, तो वो किस में रहना पसंद करेगी, तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी, गति में ही रहना पसंद करेगी। मतलब मोशन वाली चीजें मोशन में ही रहेंगी, कब तक, जब तक मैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा बल लगाकर मैं उसको किस में न ले आऊं, रेस्ट में न ले आऊं। क्या इतनी बातें समझ रहे हो क्या, रेस्ट वाली रेस्ट में ही रहेगी, मोशन वाली मोशन में ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर क्या ना लगा दें, एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। रेस्ट वाली को मोशन में और मोशन वाली को क्या ना बना दें, रेस्ट में बना दें।
बात समझ आए? और यही हमें कौन बताता है? तो यही हमें बताता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपके पास है। अब चीजों को समझ लेना अपने पास में। देखो मैंने क्या कहा, अपने पास में आप नॉर्मल सी बातों को समझो। मैं सारे के सारे अभी जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मैं बता रहा हूं किसके एग्जाम्पल, ठीक है जी। पहले एग्जाम्पल के साथ में चीजों की मैं शुरुआत कर रहा हूं। अब मान के चलो कोई भी पेड़ है ना, कोई भी वृक्ष है। अगर मैं किसी पेड़ की अगर बातें करूं, किसी में वृक्ष की अगर बातें करूं, चर्चा का विषय अगर मैं बनाऊं, किसी अगर पेड़ की बातें की जाए, अब पेड़ देखो रेस्ट में आपके पास में, अब आप लोगों ने पेड़ को हिला दिया, तो पेड़ को हिलाते हो तो जो उसका जो फल होगा वो भी तो रेस्ट में था। तो आपने पेड़ को हिलाया तो पेड़ किस में आया? तो मोशन में आ गया आपके पास में। अरे हाँ ना, पेड़ के अंदर आपके पास में हलचल होनी स्टार्ट हुई, तो आपके पास में जो फल भी थे वो किस में आ गए? आपके पास में मोशन पे आए। तो किसी भी पौधे को हिलाने के बाद में उससे फलों का झड़ना, पत्तियों का गिरना ही आपके पास में न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। पहली बात, इसे जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। या फिर आप लोगों ने क्या कहा, भीगे कपड़े थे, गीले कपड़े थे। अब गीले कपड़ों में क्या होगा? पानी की ड्रॉप्स होंगे, अरे हाँ ना, वाटर की ड्रॉप्स होंगे। अब आप लोगों ने उसको क्या कर दिया? फटकार दिया। जैसे उसको फटकारा ना, तो पानी की बूंदे जो रेस्ट में थी ना वो किस में आ जाएंगी बेटा? मोशन में आ जाएंगी। यस और नो? आपके पास में डर्टी क्लॉथ थे, मतलब ऐसे कपड़े थे जिनमें धूल मिट्टी के कण जो थे उसमें डिपॉजिट थे। अब जैसे आपने उनको भी फटकारा तो वहां से धूल कण जो थे ना आपके पास में वो भी क्या हो गए मेरे बच्चे? मोशन के अंदर आ गए। ये भी न्यूटन का कौन सा नियम होगा? पहला नियम होगा। बात समझ आए? आप लोग खड़े हो, मतलब बस में आप खड़े थे और जैसे ब्रेक लगाए तो आप लोग आगे की तरफ, जैसे तुरंत स्पीड में चली तो आप पीछे की तरफ। ये भी कौन सा नियम होगा? तो ये भी हमारे पास में न्यूटन का प्रथम नियम होगा। क्या इतनी बातें समझ में? ये एग्जाम्पल है जो बार बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। यहाँ का मेन जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये है कि न्यूटन के पहले लॉ को क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। और फोर्स की जो रियल डेफिनेशन आई थी वो कहां से आई थी? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आई थी। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अरे हाँ ना, आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे हमारे पास में न्यूटन का कौन सा लॉ आएगा? तो सेकंड लॉ आएगा, है ना, दूसरा नियम आएगा। अब न्यूटन के सेकंड लॉ से समझने से पहले आप लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? तो जिसे कहा जाता है संवेग। तो संवेग के बारे में चर्चा करेंगे और फिर अगली बार में हम लोग बातें करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ। तो हम लोग बातें करते हैं संवेग। संवेग क्या होता है भाई? अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मेरे भाई उसका अपना खुद का मास होगा। अरे हाँ ना, बिल्कुल। अगर वो मोशन में है तो ऑब्वियसली बात ये होगी ना उसके अंदर वेलोसिटी भी होगी। यस और नो? तो मास इनटू वेलोसिटी ही हमारे पास में क्या होता है? तो आप कहोगे कि सरकार मोमेंटम होता है। डन। तो मैंने कहा मोमेंटम को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो हम पी से करते हैं। यस और नो? बिल्कुल करते हैं। मास को क्या लिखूंगा? एम, और वेलोसिटी को क्या लिखूंगा मेरे बच्चे? वी। तो पी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? एम वी। अगले शब्दों को समझ लेना। अच्छा, मैंने कहा कि कैसी क्वांटिटी होगी? तो बेटा बता देना, ये हमारे पास में कैसी क्वांटिटी होगी? तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, मतलब देखा जाए तो ये हमारे पास में सदिश राशि होगी। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनकी हमारे पास में, जिनका क्या होगा? मैग्नीट्यूड, और जिनकी हमारे पास में क्या होगी? डायरेक्शन। दोनों चीजें होंगे। जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी उसे को हम लोग क्या कह देंगे? तो उसी को कहा जाता है हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अरे हाँ ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मेरे बच्चे, इसके बारे में हम चर्चा का विषय करेंगे। अभी के लिए हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या देखेंगे? तो मोमेंटम देखेंगे। ठीक है जी। अगर मैं इसकी यूनिट की बातें करना चाहूं तो यूनिट भी तो होंगी, बिल्कुल होंगी, अवश्य बनेंगी। अब यूनिट देखो क्या है। अब देखो यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट क्या होती है? केजी, बिल्कुल लिख दिया। दूसरी बात, वेलोसिटी की क्या होती है? तो मीटर अपॉन में क्या हो जाएगा? सेकंड। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या बनेगी? केजी मीटर अपॉन में सेकंड बनता है, जो कि फिर से वंस अगेन द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान दे लेना। एक बार मैं थोड़ा सा यहीं पे आप लोगों को अगर मैं बताने की कोशिश करूं, तो वैसे तो मैं अगली क्लासेस में आप लोगों को बताऊंगा। आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू में ma। अच्छा, इसकी यूनिट की बातें की जाए तो मास को केजी में और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब देखो ये वाली और ये वाली कुछ हद तक सिमिलर हैं। अरे है ना, दोनों कुछ हद तक सिमिलर है। तो याद रख लेना, फोर्स वाले में नीचे सेकंड का स्क्वायर आता है, और मोमेंटम की बातें की जाऊं तो यहां पे स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं आता है। इतनी बातें समझ आई? आगे बढ़ जाते हैं। और यहां का मोस्ट पॉपुलर जो क्वेश्चन बनता है वो किससे बनता है? इसका जो मोमेंटम होता है इसका डायमेंशन पूछा जाता है। डायमेंशन का मतलब वी माए। अरे हाँ या ना।
अगर मैं इसकी विमाओं की बातें करूं तो विमाएं क्या हो जाएंगे, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या, और पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि देखो मास को तो मैं m लिखूंगा, और ये लिखा था वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, lt माइनस 1 होता है। अरे बताया था, तो हाँ बिल्कुल बताया था। तो मास का मैंने m लिख दिया और वेलोसिटी का लिख दिया lt माइनस 1। ये हमारे पास में डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो जाएगा, आप लोगों के साथ में मोमेंटम का हो जाएगा। क्या इतनी बातें आप लोग समझ चुके हैं, अरे हाँ या ना। अगर इतनी बातें आप लोग समझ चुके हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और आगे हम लोग जिक्र किसका करेंगे, तो आगे हम लोग जिक्र करेंगे किसका, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग किसके बारे में बातें करेंगे, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम आपके पास में। अब गति का दूसरा नियम क्या होगा उसके ऊपर भी हम लोग अभी क्या भी जिक्र कर लेते हैं एक बार। हाँ हाँ जी, करें क्या चीजों की शुरुआत एक बार फिर से। समझ चाहूंगा थोड़ा सा, एक बार मैं देखने लग गया था रिकॉर्डिंग प्रॉपरली हो रही या नहीं हो रही थी। ठीक है जी। तो हम लोग जिक्र करने वाले हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, गति का दूसरा नियम। देखिए जी, न्यूटन का सेकंड लॉ हमें यह कहता है कि जो फोर्स जो होता है ना वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेंज द मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज द मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ संवेग में परिवर्तन को ही हम लोग न्यूटन का सेकंड नियम कहते हैं। अरे हाँ है ना। तो मतलब अगर देखा जाए कि फोर्स का जो फॉर्मूला जो सबसे पहली बार हमें मिला था वो कहां से मिला था, तो न्यूटन के सेकंड लॉ से मिला। और ये कह दिया गया बड़े साफ साफ शब्दों में कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चेंज द मोमेंटम, मोमेंटम है तो हमने लिख दिया भाई मोमेंटम लो सी, मोमेंटम को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। चेंज द टाइम, तो डी करके हमने ये लिख दिया हमारे पास में टाइम। यस और नो, बिल्कुल मेरे बच्चे। ठीक है, तो हमने कहा कि एफ जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज द मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू आपके पास में क्या, टाइम। यस और नो, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका सिंबल जब हटता है इक्वल टू एनी कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट की हम लोग यहाँ पे बातें नहीं करेंगे। कांस्टेंट के आता है जिसकी वैल्यू 1 रहती है। अब ये समझ लेना, ठीक है जी। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं जी। तो हमने कहा जो एफ होगा आपके पास में, एफ को मैं क्या लिखूंगा आपके पास में, एफ को मैं लिखूंगा डी। अच्छा मोमेंटम, मोमेंटम को हमने पी कहा था ना, लो जी पी, और डी टाइम को क्या लिखूंगा मैं, टी। बातें समझ आई। थोड़ी सी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पी होता है ना आपके पास है, मोमेंटम होता है, वो मास इनटू में क्या बनेगा आपके पास में, वेलोसिटी बनेगा। यस और नो। अगर ये मास इनटू वेलोसिटी बनता है तो एफ क्या होगा, तो आप कहोगे सरकार चेंज किसके अंदर, मास इनटू वेलोसिटी, किसके साथ में चेंज होगा, तो समय के साथ परिवर्तन होगा। अरे हाँ है ना, बिल्कुल होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब एक चीज बताओ ना अपने पास में, मैं कहूं कि मेरे पास में ये है, ये पेन है आपके पास में, ठीक है। अगर मैं इस पेन की बातें करूं तो क्या इस पेन का मास में कोई चेंज आएगा क्या, चाहे आप इसको कहीं पे भी ले जाओ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मतलब अमेरिका ले जाओ, आप लोग है ना ब्रिटेन ले जाओ, क्या चेंज होगा, क्या बोला नहीं चेंज नहीं होगा। तो मास चेंज नहीं होगा, तो चेंज क्या होगा, मैंने कहा कि मैं अगर इसको लेके जाऊंगा तो मेरी वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब अगर देखा जाए तो इस मार्कर की क्या चेंज होगी, तो वेलोसिटी चेंज होगी। अगर देखो डी का मतलब चेंज होना है, अब चेंज किस में होगा, केवल इसके अंदर होगा, मास में तो कोई बदलाव होगा ही नहीं। अगर मास के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा तो मैं इसको ऐसा लिख दूं ना, एफ भाई मास में बदलाव नहीं, तो मास को मैं बाहर लिखूं, लो जी मास मैंने बाहर लिख दिया, क्या होगा डीवी अपॉन में क्या, डीटी। मतलब वेलोसिटी में चेंज किसके साथ में, समय के साथ। बात समझ आई। अब समय के साथ होगा तो आप लोगों से इसके बारे में बातें कर लेंगे। और मैंने पिछली क्लासेस में आपको बड़ी शिद्दत से मैंने ये बताया था कि चेंज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है। तो प्यारे साथियों इसी को कहा जाता है हमारे पास में क्या, तो इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। अरे हाँ है ना।
तो F इजिकल टू किसके बराबर होगा आपके पास में? F इजिकल टू होगा किसके बराबर में? m तो है, और ये हमारे पास में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? a से। तो F इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास में? ma मास इनटू में एक्सेलरेशन, और ये हमें कौन बताता है? तो न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फोर्स जो होगा हमारे पास में बराबर होगा ma, m का मतलब होगा मास, और a का मतलब हमारे पास में क्या होगा? एक्सेलरेशन। ठीक है सी, इसको हम लोग बल कहेंगे, और मास को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान, और इसकी को हम कहेंगे त्वरण, या फिर हम लोग क्या नाम दे देंगे? इसे त्वरण नाम देंगे। इतनी बातें समझ आए? यहीं से हम लोग देख लेते हैं, अगर मैं फोर्स की, अगर मैं यहीं से अगर बातें करना चाहूं तो फोर्स की यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होंगे? तो आपने कहा जी सीजीएस, मतलब सबसे बड़ी वाली यूनिट क्या होगी आपके पास में? न्यूटन। ठीक है सी, और छोटे वाली को क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे डाइन। अरे है ना, 2 यूनिट होगी। अब एक बार चीजों को समझ लेते हैं ना। देखो, अगर मैं ये कहूं हमारे पास में, इसको अगर मैं कहूं ये एमकेएस यूनिट है, तो ये कौन सी होगी? सीजीएस। तो मैं इसको फॉर्मूले का ना पूरे का पूरा एमकेएस यूनिट में लिख रहा हूं। एक बार देखो, फोर्स की यूनिट क्या होगी? तो न्यूटन होगा, तो मैंने लिख दिया न्यूटन। अच्छा, मास की क्या होगी? तो मास की होती है हमारे पास में केजी। अच्छा, एक्सेलरेशन की क्या होगी? तो एक्सेलरेशन की होगी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये हमने लिख दिया एमकेएस में। सीजीएस में लिख लेते हैं, ये वाला पहला हो गया। सीजीएस का लिख देते हैं भाई। फोर्स की क्या होगी? तो डाइन यूनिट होगी। अरे हाँ है ना, बिल्कुल हो जाएगी। मास की क्या होगी? तो मास की आप कहोगे ग्राम। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा? अब मीटर की जगह क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास में? सेकंड का स्क्वायर। बात समझ आई? तो ये दोनों के दोनों इक्वेशन मेरे सामने आ गए, मैंने इनको इक्वेशन भी बना दिया अपने पास में। ठीक है, और मैं अगर क्या करूं, मैं अगर थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करूं, क्या मेरे बच्चे, मैं ऐसा कर सकता हूं। देखो ये क्या है, इसको छोड़ो। आप ये जानते हैं ना 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, ये तो जानते होंगे, और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इतनी बात अगर जानते हो तो मेरा एक नया काम, एक नया फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। वो क्या होगा कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो मैं वो चीजें फाइंड आउट कर लूंगा। एक बात बताओ, मैं इस फॉर्मूले को सेम एज इट इज यहां पे लिख रहा हूं। मैंने कहा कि 1 न्यूटन बराबर है किसके बराबर है भाई? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने केजी लिखा है, तो केजी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर 3 ग्राम लिख सकता हूं। अरे हाँ ना, इतनी बात तो आप लोग जानते होंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। मीटर की जगह क्या लिख सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। अपॉन में सेकंड का स्क्वायर यहां पे है, तो सेकंड का स्क्वायर ही रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे मैंने लिख दिया 1 न्यूटन। आगे चर्चा का विषय बनाते हैं। तो मैंने कहा 1 न्यूटन तो सेम। अच्छा देखो, जब पावर आपके, सॉरी, जब बेस आपके पास में सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो 10 की पावर 3 और 2 कितना हो गया? 10 की पावर 5। साथ में क्या होगा आपके पास में? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे इतनी बात तो समझ गया है ना? 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 कितना हो गया? 10 की पावर 5। साथ में ग्राम लिख दिया, और सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर ये सेम एज इट इज लिख दिया। अब एक चीज समझो, ये वाली चीज जो है ना डिट्टो मैंने यहां पे लिख रखी है, और ये किसके बराबर होगी? तो डायन के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने चीजें लिखी है ना, तो 1 न्यूटन जो होगा ना वो क्या होगा? 10 की पावर 5। साथ में इसको क्या मैं लिख दूंगा अपने पास में? डायन लिख दूंगा। ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया, किसके अंदर आ गया भाई? तो 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। ये आप लोग याद रख लेना यहां पे आपके पास। बातें समझ आई? और भी चीजें देख लेते हैं। और क्या चीजें देखें, अगर मैं फोर्स की अगर बातें करूं, फोर्स के हमारे पास में देखो यूनिट आ गई। सबसे पहले यूनिट न्यूटन, दूसरी यूनिट हमारे पास में डायन, और तीसरी यूनिट जो आ गई वो आ गई केसी। मीटर पर क्या होगा अपने पास में? सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या आ गई? यूनिट ऑफ द फोर्स होगा। अरे हाँ है ना, इतनी बातें समझ में आगे क्या, आगे बढ़ जाते हैं है ना। और आगे क्या बढ़ते हैं, तो आप लोग जानते हैं ना फोर्स हमारे पास में कैसी क्वांटिटी होगी? तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैंने कहा कि इसका डायमेंशन भी देख लेते हैं, विमाएं भी देख लेते हैं। अगर मैं इसकी विमाओं की बातें करूं तो बता देना m1 l1 t माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको आप लोग डायरेक्टली याद रखने की कोशिश कर लेना, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये वाला पॉइंट आपके पास।
ठीक है क्या मेरे लाल? फिर से लिख रहा हूं, बता देना m1 l1 t माइनस का 2, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स का। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें किसके बारे में बताता है? फोर्स का फॉर्मूला बताता है। अच्छा, इसका अगर मैं एग्जांपल की बातें करूं तो एग्जांपल बता देना, एक क्रिकेट खिलाड़ी है ना, किसी बॉल को कैच करने के लिए अपने हाथों का आगे तरह तथा पीछे की तरफ करना। पीछे क्यों करता है? ताकि एक्सेलरेशन रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, जिससे हाथों को चोट कम लगे। ये हमारे पास में क्या कर सकते हो? इसका एग्जाम्पल कर सकते हो। कितनी बातें समझ में आ गई? एक चीज और बच गया है, उसके बारे में और बात कर लेते हैं, और वो हमारे पास में क्या? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम। अच्छा, इस ये हमें ये कहता है एवरी एक्शन एंड रिएक्शन, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन की बातें कर लो, रिएक्शन की बातें कर लो, ये हमारे पास में एवरी एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होंगे और क्या होंगे आपके पास में? अपोजिट होंगे एक दूसरे के, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे के बराबर तथा क्या होंगी? विपरीत होंगी। ये हमें बताता है न्यूटन का थर्ड लॉ। मतलब अगर मैंने फोर्स लगा दिया पहली वस्तु से दूसरी वस्तु पर, वो फोर्स दूसरी वाली वस्तु पहली पे लगाएगी, परंतु दिशा उसकी क्या होगी? विपरीत होगी। मतलब अगर मैं कोई मेरे पास में बॉल है, अगर मैं दीवार की तरफ फेंकता हूं तो दीवार भी उस बॉल को मेरी तरफ फेंकती है, परंतु विपरीत दिशा हो जाएगी। मेरी दिशा ये है तो उसकी दिशा अपोजिट हो जाएगी। बातें समझाएं? तो हमें यह बताता है, कौन बताता है? न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम ऊंचाई से कूदते हैं, नीचे जैसे कूदेंगे तो चोट का लगना न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया। अब ऐसा मत कर देना कि कोई आपके गाल पे एक थप्पड़ मारा तो आप भी उसके दूसरी गाल पे मार दो। नहीं मेरे बच्चे, किसी ने एक थप्पड़ मारा तो वहीं पे न्यूटन का तीसरा नियम जो है ना वो खत्म हो जाता है। जैसे थप्पड़ मारेंगे तो ये जो हथेली है ना, पाम जो है, ये फोर्स लगाएगी गाल पे, और गाल किस पे लगाएगी? हथेली पे लगाती। कई बार नहीं होता आप लोगों किसी को ना, मतलब एक बात समझो अपने पास में, थप्पड़ मार दिया किसी को जोर से कमर पे, है ना, तो आप लोगों ने देखा ना कि हाथ में भी ना चरमराट सा हो जाता है। अरे हाँ, है ना? तो ये किस लिए होता है? तो बता देना, ये न्यूटन का कौन सा नियम के अनुसार होता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार होता है। कितनी बातें समझ में आ गई? अरे हाँ ना? या फिर आप लोग ये समझ लेना कि आप है ना, कोई समुद्र है, समुद्र के किनारे नाव खड़ी है, नाव से आप लोग कूद रहे हो, जंप कर रहे हो, तो आप लोग तो आगे की तरफ, परंतु नाव कहां पे चले जाते? पीछे की तरफ चले जाते। ये भी न्यूटन का कौन सा नियम होगा? थर्ड नियम होगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अरे हाँ ना? तो आज के लिए इस चीजों को इतना ही करते हैं। आप लोग यहां तक चीजों का साथ बनाए रखना, आगे भी बेहतरीन बेहतरीन चीजों के साथ में मैं आप लोगों के साथ में चीजें साझा करूंगा। सारा का सारा जो कंटेंट रहेगा ये आपका जो है रिलेटेड रहेगा हरियाणा ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस के लिए। बातें समझ आई? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच टू कनेक्टेड विद अस। ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने इस परिवार को बहुत ही ज्यादा बड़ा बना दो। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लासेस में, सेम टाइम और सेम जगह। तब तक अपना ख्याल रखना और आसपास पढ़ाई का माहौल को बनाए रखना। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।